हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। पिछली क्लास में हमने क्लास 7 का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर शुरू किया था एंड इट्स नेम इज एनवायरनमेंट। ओके, तो हमने पिछली बार देखा एनवायरनमेंट किसको कहते हैं और आपके कितने प्रकार के पर्यावरण होते हैं, एनवायरनमेंट कितने प्रकार के होते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि नेचुरल एनवायरनमेंट एक नेचुरल होता है, एनवायरनमेंट एक नेचुरल एनवायरनमेंट होता है और एक ह्यूमन मेड होता है, राइट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में हमने इसके 4 हिस्से देखे थे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। ओके, तो आज हम लिथोस्फीयर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि लिथोस्फीयर एक्चुअली होता क्या है। ओके, आई होप आप लोगों को ज्योग्राफी की क्लास अच्छी लग रही होगी। ज्योग्राफी है ही इतना इंटरेस्टिंग विषय, तो इसको जब भी आप पढ़ें इसे प्लीज़ समझ के पढ़ा कीजिए। और जब भी आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे अच्छे से तो आप लोगों को उस चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हमें कोई चीज़ समझ में आती है तो आसानी से मेमोराइज भी हो जाती है। ओके, तो जब भी हम पढ़ाते हैं आपको बोर्ड पे तो आप चीज़ों को समझने की कोशिश किया कीजिए। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं। नाउ वी वर स्टडिंग नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था, जो भी प्रकृति ने हमको दिया हुआ है, प्रकृति से जो हमको मिला है, सूरज हो गया, चांद है, पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, जो भी कुछ है प्रकृति ने दिया है वो नेचुरल एनवायरनमेंट है। तो इसका पहला पार्ट हम देखेंगे, दैट इज योर लिथोस्फीयर। तो मैंने आपको जैसे पिछली क्लास में बताया था, लिथोस्फीयर माने जो भी आपका सॉलिड पोर्शन है ना, जो ठोस है। ठीक, सो लेट अस सी द फर्स्ट पॉइंट। Lithosphere consists of the solid crust. It is the hard top layer of the earth. Crust यानी आपके अर्थ की भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं। So crust is the topmost layer. ये हमारे अर्थ की सबसे पहली परत है। तो ये जो हमारा लिथोस्फीयर होता है, it is a solid crust, मतलब ठोस crust पहली लेयर है and it is the hard top layer of earth. सबसे ज्यादा कड़ा अर्थ का पहला लेयर है क्या, लिथोस्फीयर। ओके, देन इट कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स, रॉक्स एंड सॉइल। ठीक है, तो लिथोस्फीयर में हमको क्या क्या मिलता है, रॉक्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं यानी पत्थर, आपके खनिज, और मिट्टी भी कैसी, थिन लेयर। मिट्टी की जो लेयर होती है वो बहुत पतली होती है। ओके, देन थर्ड थिंग इज इट कंसिस्ट ऑफ इरेगुलर सरफेसेस। इरेगुलर का मतलब क्या होता है, यानी हमारी जो पृथ्वी है वो सब तरफ बराबर नहीं है ना। आप सबको पता है हमारी पृथ्वी जो है, कहीं पे आप जाएंगे तो पहाड़ है, कहीं पठार हैं, कहीं बड़े बड़े पर्वत हैं, कहीं लंबी लंबी संकरी घाटियां हैं गहरी, है ना। तो इसलिए हम लोग कहते हैं इरेगुलर सरफेस, यानी जो कि बराबर नहीं है। क्लियर, सो इट कंसिस्ट ऑफ इरेगुलर सरफेस लाइक प्लेन्स, प्लेट्यूज, वैलीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, then your next point is it is also found over continents and ocean floors. ठीक है, तो ये हमारे कॉन्टिनेंट्स में भी मिलता है और ओशन फ्लोर्स में भी। अब ओशन फ्लोर क्या होता है, ओशन फ्लोर को हम लोग और क्या कह सकते हैं, सी बेड। ठीक है, इसका मतलब होता है समंदर से नीचे का जो क्षेत्र है वहां पे भी आपको सॉलिड हिस्सा मिलता है, यानी जमीनी धरातल आपको प्राप्त होती है। क्लियर, अब ये हमको देता क्या है, what does the lithosphere provides us? It provides us forest, जंगल हमारे कितने कीमती हैं ये आपको भी अच्छे से पता है। जंगल से हमको कितनी चीज़ें प्राप्त होती हैं ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। प्रोवाइड्स अस फूड, वुड, गम, रेसिन्स, मेडिसिन्स, हर्ब्स। ओके, तो अनगिनत चीज़ें हैं जो हमको जंगल से प्राप्त होती हैं, तो ये हमारे लिए एक खजाने से कम नहीं है। क्लियर, तो ये हमको कौन देता है, लिथोस्फीयर। देन इट गिव्स अस ग्रासलैंड्स यानी घास के मैदान, बड़े बड़े घास के मैदान पृथ्वी पे पाए जाते हैं। और ये किसके लिए उपयोगी हैं, जानवरों के लिए। यहाँ पे जानवर क्या करते हैं, ग्रेजिंग यानी ये चरते हैं। ठीक है, पशुओं को अपना आहार मिलता है जमीन से, बड़े बड़े घास के मैदानों से। देन इट प्रोवाइड्स अ लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। एग्रीकल्चर यानी कृषि, आपकी खेती जमीन पे की जाती है ना, तो यहाँ पे जो जमीन है वो भी हमको लिथोस्फीयर से मिलती है, जिसपे हम कृषि करते हैं
और यहाँ पे हम अपना घर भी बनाते हैं। ओके, तो लिथोस्फीयर हमारे लिए इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो लैंड हमको किस पर्पज से मिला? हमने इस पर कृषि भी की, हमने इस पर अपने घर भी बनाया, राइट। एंड ऑल्सो इट कंसिस्ट ऑफ मिनरल वेल्थ, खनिज, इतने कीमती जो खनिज हमको मिलते हैं, ठीक है, आपके कितने सारे मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, जो भी हमको प्राप्त होता है सब हमको लिथोस्फीयर में से प्राप्त होता है। ओके, सो नाउ लेट अस सी द points what I have discussed now. It is the hard top layer of the earth, then it consists of rocks, minerals and thin layer of soil, पतली परत होती है मिट्टी की, and it is also found over the continents and on the ocean floors, and it have irregular surface. Irregular माने plains, plateaus, valleys and whatever you see now. Then it provides us forest, grasslands, lands, right, and then it also consists of mineral wealth. ओके, सो लिथोस्फीयर हमारे लिए इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज दिस। दिस इज योर हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर यानी पानी, ठीक, पानी है आपका, जो पानी का हिस्सा है उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। तो यहाँ पे हमने पहला इसका पॉइंट क्या लिखा है? डोमेन ऑफ वाटर। डोमेन क्या होता है? डोमेन इज नथिंग, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं? क्षेत्र, ठीक है, ऐसा क्षेत्र जहाँ से हमको पानी प्राप्त हो उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, राइट। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज यानी जहाँ से भी हमको पानी प्राप्त हो, जैसे आपके लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, रिवर्स हो गए, सीज हो गए, ओशंस हो गए, वेल्स हो गए, है ना, ये जितनी भी चीज़ें ये वाटर बॉडीज कहा जाता है, जहाँ से हमको पानी प्राप्त होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ में आती हैं, हाइड्रोस्फीयर का हिस्सा है उसमें आती हैं, राइट। नाउ लेट अस सी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? हवा का आवरण, जो हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से घेर के रखता है। ओके, नाउ लेट अस सी द फर्स्ट पॉइंट। इट इज अ थिन लेयर ऑफ एयर विच सराउंड्स अर्थ, ठीक है, हवा की एक पतली परत जो कि हमारे अर्थ को घेर के रखती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। नाउ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अब एटमॉस्फेयर में ग्रेविटी ऑफ अर्थ का रोल क्या है? भाई ऐसी क्या चीज़ है कि हवा हमारे अर्थ से बंधी हुई है, ये यहाँ वहाँ जाती नहीं है, ये हमेशा बंध के रहती है। जैसे कि आपने 6th क्लास में सोलर सिस्टम में देखा था कि ऐसी क्या बात है कि ये प्लैनेट्स कभी भी अपना ऑर्बिट नहीं छोड़ते हैं, एक दूसरे के ऑर्बिट में नहीं जाते हैं, कहीं और नहीं निकल जाते। क्यों? वो एक ही ऑर्बिट में उसी तरीके से रिवॉल्यूशन और उसी प्रकार से रोटेशन पूरी करते रहते हैं। तो वहाँ पे हमने क्या देखा था? इट इज़ ड्यू टू द पुलिंग फोर्स ऑफ द सन। सन जो कि सोलर फैमिली का हेड है, उसके अंदर जो एक पुलिंग फोर्स होता है वो पूरे सोलर सिस्टम को बांध के रखता है। तो उसी प्रकार से हमारे अर्थ में जो एटमॉस्फेयर है वो क्यों बंधी हुई है? वो हमारे अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ द एटमॉस्फेयर इज बाइंडेड, ये बंधा रहता है, राइट। अब हम देखेंगे एटमॉस्फेयर से हमको क्या क्या प्राप्त होता है। Okay, now let us see. It protects us. P is for protects. Okay, I have just written in short form. It protects us from harmful rays and scorching heat of sun. Scorching का मतलब क्या होता है? Scorching यानी झुलसा देने वाली गर्मी, ठीक है, क्योंकि सूरज की जो रेज है वो तो बहुत तेज आती हैं, लेकिन हम तक ये उस मात्रा में नहीं पहुंचती जितनी वेग से ये नीचे आती हैं, जितनी ज़्यादा ही आती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लेयर्स होते हैं। ओके, राइट, वी हैव 4 to 5 लेयर्स। ओके, वी हैव द ट्रोपोस्फियर, देन वी हैव द स्ट्रेटोस्फियर, देन वी हैव द मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, देन एक्सोस्फियर, देन आइनोस्फियर, है ना। इसके बारे में आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हार्मफुल रेज से और स्कॉर्चिंग हीट ऑफ सन से हमको बचाता कौन है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हमारी सबसे पहली लेयर जो होती है वो होती है ट्रोपोस्फियर, ठीक है, और ट्रोपोस्फियर के ऊपर आती है हमारी स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर बाकी लेयर्स आती हैं, इसके बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे, इसको हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब जो आपकी ट्रोपोस्फियर है इसमें तो भाई आपके जो भी वेदर कंडीशंस हैं वो इसी में घटित होते हैं। अब
हम यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर को देखेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेटोस्फीयर एक ऐसी लेयर है जहाँ पे आके आपकी जो हार्मफुल रेज हैं, हार्मफुल रेज कौन सी होती हैं, क्योंकि सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती है ना, जिनको हम और क्या कहते हैं, यूवी रेज। तो ये यूवी रेज आके स्ट्रेटोस्फीयर में एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाती, इसीलिए हम लोग सन की बहुत ज़्यादा तेज झुलसा देने वाली गर्मी और अल्ट्रावायलेट रेज से बच जाते हैं। ओके, नाउ व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ। अब इस एटमॉस्फेयर में होता क्या क्या है। सो वी न्यू दैट एटमॉस्फेयर एयर इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक। सबसे पहले तो इसमें गैसेस होती हैं तरह तरह की, फिर इसमें डस्ट, धूल मिट्टी, एंड देन वाटर वेपर, ठीक है। सबसे ज़्यादा वाटर वेपर ही पाया जाता है, राइट। देन अब जब भी एटमॉस्फेयर में चेंजेस होंगे, उसी से हमारे वेदर और क्लाइमेट में भी चेंज आएगा। अभी वेदर और क्लाइमेट क्या है, सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर जो होता है ये हर एक घंटे में, हर एक मिनट में, हर एक पल में बदल सकता है ना। जैसे अभी सूरज निकला है और बहुत तेज़ गर्मी हमको लग रही है, अचानक से बादल आ गया और मौसम ठंडा हो गया, अभी बारिश हो गई, तो क्या वो वेदर बदल गया, आपका मौसम बदल गया। यानी वेदर जो होता है ये अकस्मात बदल सकता है, डे टू डे, आवर टू आवर। लेकिन जो आपका क्लाइमेट होता है ये किसी भी स्थान में बहुत लंबे समय तक रहता है। हम मुख्यतः इसको 30 ईयर्स की एवरेज पे लेते हैं, ठीक है। किसी भी जगह का पिछले 30 साल का जो आपका क्लाइमेट होता है उसको हम लोग रिफ़र करते हैं, राइट। तो जैसे अगर हमको कहीं जाना हुआ, अगर हम जम्मू कश्मीर जा रहे हैं तो भी हम वहाँ पे पूछेंगे वहाँ का भी जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट कैसा है। जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट ठंडा है। हम राजस्थान जाते हैं, हम कहेंगे राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट गर्म है ना। अभी हम जैसे किसी तटीय प्रदेश में आ गए, जैसे आपका मुंबई हो गया या आपका कर्नाटका हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपके समंदर के किनारे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मौसम जो है आपका वो ह्यूमिड रहता है ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा सर्दी, और ये यहाँ पे बना रहता है बहुत लंबे समय तक। तो ये फ़र्क होता है वेदर में और क्लाइमेट में, ओके। तो अगर कभी भी आपके एटमॉस्फेयर में चेंज होगा, एटमॉस्फेयर में कैसे चेंज होगा, कोई टेम्परेचर बढ़ गया या घट गया, वायु दाब है, ठीक है, या आपका वाटर वेपर है, ठीक है, आर्द्रता जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये जब भी घटेगा या बढ़ेगा उसी हिसाब से आपके वेदर और क्लाइमेट में चेंजेस देखे जाते हैं, क्लियर। अब हम लोग आते हैं बायोस्फीयर पे। बायोस्फीयर मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल किंगडम, यानी लिविंग वर्ल्ड, ठीक, जहाँ पे प्राणी जगत पाया जाता है, जीवित, ओके। अब देखिए आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, ये जो पार्ट है, दिस इज एल, एल फॉर नथिंग बट इट इज योर लिथोस्फीयर, राइट। ये आपका लिथोस्फीयर है। देन एच फॉर हाइड्रोस्फीयर and A for एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब देखिए ये जो लिथोस्फीयर है ये आपका हाइड्रोस्फीयर से इंटरकनेक्टेड है और ये एटमॉस्फेयर से इंटरकनेक्टेड है, और ये जो बीच का हिस्सा है दिस इज योर बायोस्फीयर। तो इससे हमको क्या पता लगता है कि ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, यानी इसमें से कोई भी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकता, किसी का अस्तित्व किसी के बिना पूरा नहीं हो सकता, ओके। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बायोस्फीयर, क्योंकि आपके जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, यानी आपका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब बायोस्फीयर में है, ओके। और ये बायोस्फीयर आपका हाइड्रोस्फीयर से जुड़ा है, लिथोस्फीयर से भी जुड़ा है और आपका एटमॉस्फेयर से भी जुड़ा है, ओके। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन क्या दी है आपको, it is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। अब हम मान लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया प्लांट और एनिमल किंगडम इसमें आते हैं, ठीक है। अब कोई भी जो जीवित वस्तु है जिसको भी खाना चाहिए, पानी चाहिए, तो भाई वो कहाँ से लेगा। अब अगर यहाँ पे आपका हम एक एग्जांपल लेते हैं काऊ का,
भाई आपकी काऊ है, बायोस्फीयर का हिस्सा है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक लिविंग बीइंग है वो, तो अगर उसको खाना चाहिए होगा तो घास खाएगी। वो घास कहाँ पे उगती है? ज़मीन पे। ज़मीन किसका हिस्सा है? लिथोस्फीयर की। ठीक। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं, उनको सांस लेने के लिए हवा चाहिए, वो उनको कहाँ से मिलती है? एटमॉस्फेयर से। क्लियर? अब बिना पानी के तो कोई जीवित नहीं रह सकता, तो पानी हमको कहाँ से मिलता है? हाइड्रोस्फीयर से। ठीक। तो यहाँ पे आपके जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, वो सब इन जो हिस्से हैं आपके, जो नेचुरल एनवायरनमेंट के जो बाकी हिस्से हैं, इनसे कुछ ना कुछ ले रहे हैं। ठीक है। और बदले में ये कुछ दे भी रहे हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे आपके प्लांट्स हैं। ओके। अब ये प्लांट्स हैं, अब ये जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं तो इनको क्या चाहिए होता है? इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, राइट। अब जब यहाँ पे एनिमल्स हैं, मैंने काऊ का एग्जांपल दिया था, ठीक है। अब ये जो आपकी काऊ है, ये जब आपकी सांस ले रही है, ये बाहर आपका CO2 छोड़ती है। अब ये CO2 कौन ले लेता है? प्लांट्स ले लेते हैं। और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में CO2 लेके बदले में काऊ को क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन दे रहे हैं, राइट। ओके। अब ये जो आपकी काऊ है, जब खाना खाती है, मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं एक बियर का। कोई भालू है, उस भालू ने फल खाया, भालू फल खाता है। अब वो फल खाएगा, उसके बाद जब वो एक्सक्रीट करता है, अपना जब डंग गिराता है, तो वो जब मिट्टी में मिल जाता है, तो उसके साथ उस फल के बीज भी होते हैं। ठीक। उस बीज में से क्या निकलते हैं? पौधे, और ये पेड़ बन जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से बायोस्फीयर भी लिथोस्फीयर को कुछ दे रहा है। ठीक है। अब लिथोस्फीयर में आपकी क्या चीज़ें हैं? लिथोस्फीयर में आपके नदियां हैं, पहाड़ हैं। ठीक है। तो लिथोस्फीयर में आपकी कौन सी प्रोसेस होती है? अब यहाँ पे अगर नदी है, ओके, उस नदी में आपकी सूर्य की किरणें पड़ रही हैं और गर्मी से आपका पानी जो है वो एवोपोरेट हो रहा है। ओके। अब ये एवापोरेट जब हुआ, ठीक है, ये लिथोस्फीयर का हिस्सा है। अब हमारी जो नदी है वो किसका हिस्सा है? हाइड्रोस्फीयर का। ठीक है। ये इंटरकनेक्टेड हुए। ठीक। अब हाइड्रोस्फीयर में जो नदी है, उसका जो पानी है जब एवापोरेट होके ऊपर गया, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में जाने के बाद फिर आपको सारी प्रोसेस पता है किस प्रकार से वाटर साइकिल घूमती है। ठीक। ऊपर गया, वाटर ड्रॉपलेट बना, फिर कूल हुआ, उसके बाद वो बादल बन गया। और बादल कहाँ बना? वो एटमॉस्फेयर में बना, राइट। एटमॉस्फेयर में बादल बना, और उसके बाद उससे जब पानी बरसा है, वो पानी जाके कहाँ गिरा? नदियों में। ठीक। और उसका हिस्सा कहाँ पे गया? लिथोस्फीयर पार्ट में। ठीक। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड रहती हैं। इसको हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर। यानी बायोस्फीयर जो कि एक प्राणी जगत है, यानी जहाँ पे आपकी लिविंग बीइंग्स हैं, ये आपके जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं, एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, उससे इंटरकनेक्टेड है। अगर उससे ये लोग कुछ ले रहे हैं तो बदले में उसको भी कुछ दे रहे हैं, राइट। तो इस प्रकार से बायोस्फीयर में सब आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने इसलिए कहा इट इज अ प्लेस वेयर लैंड, वाटर, एयर इंटरएक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ठीक है। तो आपने देखा है आपके किस प्रकार से आपस में चीजें इंटरकनेक्टेड हुई, राइट। अब हम लोग आते हैं इकोसिस्टम पे। इकोसिस्टम क्या होता है? तो अभी अगर आप लोग केरला का वेदर जानते हैं कि केरला में हमेशा बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, और बारिश होने की वजह से वहाँ पे हमेशा हरियाली रहती है। वेजिटेशन बहुत ही ज़्यादा सघन रहता है वहाँ का, बिकॉज ऑफ द रेन। ठीक। फिर जब हम लोग राजस्थान की बात करेंगे, तो जब राजस्थान में आप आते हैं तो राजस्थान में बारिश नहीं है। ठीक। तो यहाँ पे आपको बबूल और कीकर जैसे कांटे मिलते हैं। ठीक। यहाँ पे कैमल पाया जाता है। ओके। तो आप देखेंगे कि केरला का जो मौसम है और राजस्थान का जो मौसम है वो अलग अलग है। यहाँ के लोगों का खाना पीना अलग है, वेशभूषा अलग है, रहने सहने का तरीका अलग है। ओके। आप पूरी इंडिया में अगर जाएंगे तो जितने भी हिस्से हैं, नॉर्थ से लेके साउथ से लेके ईस्ट से वेस्ट तक, आपको सब तरफ मौसम, जलवायु, खाना पीना, वेशभूषा सब अलग अलग प्रकार की मिलेगी, है ना। उसके बाद भी हम लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ओके। उसी को हम लोग पढ़ेंगे
इकोसिस्टम में, राइट, यही आपका इकोसिस्टम है। ओके, तो इकोसिस्टम माने क्या होता है, एक दूसरे से भिन्न होने के बाद भी हम एक दूसरे से डिफरेंट हैं, चीजें एक दूसरे से डिफरेंट हैं, उसके बाद भी इंटर कनेक्टेड हैं, राइट। तो इकोसिस्टम में हम ये देखेंगे किस प्रकार से चीजें अलग अलग होने के बाद भी एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। ओके, तो ये मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगी। तो फिलहाल अभी हम समराइज करते हैं हमने आज क्लास में क्या पढ़ा। सो लेट अस क्लीन दिस बोर्ड, इट इज लुकिंग वेरी डर्टी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर डाउट है तो मैं आपको अगली क्लास में इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। आज हमने देखा लिथोस्फियर, दैट इज द सॉलिड क्रस्ट, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। इसकी सरफेस इरेगुलर होती है, ठीक, ये हमको लैंड देता है, फॉरेस्ट देता है, ठीक, जहाँ पे हम अपनी एग्रीकल्चर करते हैं, घर बनाते हैं, और यहाँ पे खनिज के खजाने मिलते हैं, मिनरल वेल्थ मिलती है। ओके, और फिर हमने देखा कि हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर यानी कि जो पानी के क्षेत्र होते हैं, और सोर्सेस ऑफ वाटर, पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Then we have seen atmosphere. What is atmosphere? A thin layer of air that surrounds the earth. हवा की पतली परत, और ये एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ से क्यों बंधा रहता है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ओके, देन वी हैव सीन दैट एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड द स्कॉचिंग हीट ऑफ सन। ठीक, तो मैंने आपको बताया जो आपके एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं उसमें स्ट्रेटोस्फीयर में आके आपकी ये जो हार्मफुल रेज हैं एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जिससे ये हमारे तक पहुँचती नहीं है। Then what we have seen, it consists of gas, dust and water vapor. Okay, then we have seen that whatever changes we have seen in the weather and the climate, ये किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से। एटमॉस्फेयर बदलेगा, आपका वेदर और क्लाइमेट भी बदल जाएगा। ओके, फिर हमने देखा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर यानी जहाँ पे प्लांट और एनिमल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है, प्लांट और एनिमल को मिला के हमारा बायोस्फीयर बनता है। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, तो मैंने आपको दिखाया था ये लिथोस्फीयर है, फिर दिस इज योर हाइड्रोस्फीयर एंड दिस इज योर एटमॉस्फेयर। ये जो मैंने बीच का हिस्सा आपको दिखाया था, दिस इज योर बायोस्फीयर। ओके, ठीक है, तो इसमें समझने वाली बात आपको सिर्फ इतनी है कि ये जो बायोस्फीयर है इसमें आपकी लिविंग बींग्स आते हैं, और ये लिविंग बींग्स जो हैं पूरी तरीके से लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड रहते हैं, ये सब आपस से जुड़े रहते हैं। ओके, सो व्हाट वी सी, इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ। ओके, नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरएक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ठीक है, किस प्रकार से आपका लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर इंटरैक्ट करता है ताकि आपकी इस लिविंग स्फीयर को, यानी जहाँ पे जो जीवित प्राणी है, इसको ये सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया था ना कि किस प्रकार से आपका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, हाइड्रोस्फीयर यानी पानी का क्षेत्र, भाई लैंड, अभी आपने यहाँ पढ़ा था लैंड। लिथोस्फीयर हमको क्या देता है? इट प्रोवाइड्स अस वैलीज। ओके, ठीक है, वैलीज हैं, घाटियाँ हैं। ओके, तो ये इसने हमको क्या दिया? एक जमीन का हिस्सा दिया। ठीक है, लिथोस्फीयर। और फिर हमने देखा हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर यानी पानी का क्षेत्र। ठीक है, तो आपका जब एवापोरेशन प्रोसेस होगा, एवापोरेशन जैसे हम अभी कहते हैं आपकी अगर नदियां हैं, ठीक है, ये मैंने अभी आपको जो एक्सप्लेन किया था, मैं आपको दोबारा एक बार फिर से बताती हूँ। अगर आपकी नदियां हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जब सन का हीट होगा, पानी एवापोरेट होगा, एवापोरेशन होने से ये आपके जो वाटर वेपर है ये कहाँ जाएंगे? ये एटमॉस्फेयर में जाएंगे, राइट, एटमॉस्फेयर में जाएंगे। एटमॉस्फेयर में जाके क्लाउड बनते हैं। क्लाउड बनने के बाद जब ये बारिश होती है तो ये कहाँ होती है? ये ज़मीन पे होती है। ठीक, और जब ज़मीन पे होती है, भाई आपकी नदियाँ कहाँ हैं? इसी ज़मीन का हिस्सा है, राइट। ये हाइड्रोस्फीयर किसका पार्ट है? लिथोस्फीयर से ही कनेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पे जब आपकी बारिश होगी तो ये बारिश आपकी जाके फिर से नदियों को भरेगी, और यहाँ पे जो भी पेड़ पौधे हैं सबको पानी मिलेगा, और जो भी लिथोस्फीयर में आपकी वाटर बॉडीज़ हैं जो कि ये हैं, वहाँ से आपके जितने भी जीव जंतु हैं वो पानी पिएंगे।
और आपके जो भी पेड़ पौधे हो कहाँ उगेंगे, लिथोस्फीयर पे। तो जो आपकी ग्रासेस वो लोग खाएंगे, यहाँ से खाएंगे। कृषि कहाँ पे होती है, यहीं पे होती है। तो खाने का काम उनको यहाँ से होता है और पानी उनको कहाँ से मिलता है, इधर से। ठीक है। और जो भी आपकी बारिश हो रही है, बारिश की प्रक्रिया कौन पूरी करता है, एटमॉस्फेयर पूरी करता है, राइट। अब ये जो आपकी लिविंग बींग्स हैं, ये आपका बाहर क्या दे रहे हैं, CO2 दे रहे हैं। CO2 आपका कहाँ जा रहा है, प्लांट्स के पास जा रहा है। ओके। और प्लांट्स बदले में इनको ऑक्सीजन देते हैं। ओके। तो इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया आपकी चलती रहती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे मेन चीज़ हमको यहाँ पे देखनी है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर देखना है, ये आपका प्लांट एनिमल किंगडम है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का किंगडम है, और ये इनकी इंटरकनेक्टिविटी दिखा रहा है। दिस इज ओनली योर बायोस्फीयर। ठीक है। और इकोसिस्टम हम लोग आपका नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ पे बस हमने इतना ही डिस्कस किया आज कि इस ज़मीन पे जितने भी, इस धरती पे जितने भी कंट्रीज़ हैं या जितने भी जगह हैं, सबका क्लाइमेट, सबका वेदर एकदम अलग अलग है। ठीक है। सबका खाना पीना वेशभूषा अलग है। उसके बाद भी ऐसी क्या बात है कि सबकी जलवायु, सबकी ज़मीन अलग होने के बाद भी ये चीज़ें आपस में जुड़ी रहती हैं। तो ये अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ हो, जस्ट प्लीज़ गिव मी अ लाइक, and if you have any doubts, put it in the comment box, and please subscribe my channel Dear Future. Here I come, and we'll continue in the next class. Till then, see you.